दोस्त, इससे पहले मैंने आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर 7 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और ये मेरा 8वां लेक्चर होगा मौर्य साम्राज्य। तो आइए स्टार्ट करते हैं मौर्य साम्राज्य को। तो मौर्य साम्राज्य की बात की जाए तो इनका शासनकाल रहा है 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व और ये लगभग 137 वर्षों तक शासन किया है मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ है। और चंद्रगुप्त मौर्य मूलतः उत्तर प्रदेश के पिपली बन के रहने वाले थे और चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुर्रा थी, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित साम्राज्य को मौर्य साम्राज्य नाम दिया गया है। और मौर्य साम्राज्य स्थापित करने में चंद्रगुप्त मौर्य को मदद चाणक्य और कश्मीर के शासक प्रवर्तक ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर विवाद है कि वे किस जाति से संबंधित थे। चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर विवाद है कि वह किस जाति के थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताते हैं, तो वही विशाखदत्त ने अपने ग्रंथ मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल शब्द यानी निम्न जाति का बताते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जाति के लेकर विवाद है, तो कौन जाति का है, जबकि चाणक्य ने इसे क्षत्रिय बताया है, जबकि विशाखदत्त ने इसे निम्न जाति को बताया है। और मौर्य साम्राज्य के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी 3 महत्वपूर्ण स्रोत है। मौर्य साम्राज्य के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें 3 महत्वपूर्ण स्रोत से मिलता है। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण, तीसरा है आपको पुरातात्विक स्रोत। तो आइए सबसे पहले देखते हैं साहित्यिक स्रोत। तो चाणक्य का अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथाश्री सागर, क्षेमेंद्र का बृहद कथा मंजरी और हेमचंद्र का प्रशिष्ट पर और भद्रबाहु का कल्पसूत्र, पतंजलि का महाभाष्य इत्यादि का साहित्य हमें मौर्य के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। और यह साहित्यिक स्रोत है और साहित्यिक में याद रखना है कि किस साहित्य की रचना किसने किया था। ऐसे कि अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, कथाश्रित सागर सोमदेव, बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र, प्रशिष्ट पर हेमचंद्र, कल्पसूत्र भद्रबाहु और महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। यह हुआ साहित्यिक स्रोत, मौर्य साम्राज्य के जानने का साहित्यिक स्रोत। अब आगे देखते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण में सबसे प्रमुख मेगास्थनीज का इंडिका है, जो हमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करता है। मेगास्थनीज का जो इंडिका हमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करता है। और इंडिका के अनुसार इंडिका को आधार बनाते हुए कई यूनानी लेखकों ने मौर्य शासकों की चर्चा की है। इंडिका को आधार बनाते हुए कई यूनानी लेखकों ने मौर्य शासकों की चर्चा की है। ऐसे की बात की जाए प्लूटार्क एक वैज्ञानिक हुए थे। प्लूटार्क नामक विद्वान यह विवरण देते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख की बड़ी सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला था। प्लूटार्क नामक विद्वान यह कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की बड़ी सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला था। और जस्टिन नामक विद्वान यह कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात विश्व विजेता सिकंदर के साथ हुआ था। और अगला विद्वान है आपको एपियानस नामक विद्वान यह कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। एपियानस नामक विद्वान यह विवरण देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच कब हुआ? 305 ईसा पूर्व में हुआ। यह विवरण कौन सा विद्वान देते हैं? एपियानस। अगला है जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोट्स, प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंड्रोकोट्स शब्द लाया था। सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स शब्द किसके लिए आया? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए आया। और जस्टिन ने
चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है और प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स कहा है। एंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से कराने वाला विद्वान विलियम जोन्स है। सबसे पहले बात किया तो सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स किसे कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को। और सेंड्रोकोट्स एंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से कराने वाला विद्वान आपको विलियम जोन्स है। तो आपको मौर्य काल को जानने का 3 स्रोत था: साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण और तीसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो इसके अंतर्गत अभिलेख, सिक्का, भवन, स्मारक इत्यादि आता है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, सिक्का, भवन, स्मारक आता है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, सिक्का, भवन, स्मारक, अभिलेख, सिक्का, भवन, स्मारक आता है। और ईरानी आक्रमण के प्रभाव से ही भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा का विकास हुआ है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस आक्रमण के प्रभाव से ही भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा का विकास हुआ? ईरानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण के प्रभाव से ही भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा का विकास हुआ। भारत में अभिलेख जारी करने वाला प्रथम शासक अशोक है। अभिलेख राजा और जनता के बीच संबंध स्थापित करता है। भारत में अभिलेख जारी करने वाला प्रथम शासक अशोक हुए और अभिलेख राजा और जनता के बीच संवाद स्थापित करता है। चंद्रगुप्त मौर्य का भवन लकड़ी का बना हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का भवन किससे बना हुआ था? तो लकड़ी का। और मौर्यकालीन सबसे प्रचलित सिक्का पन हुआ करता था। मौर्यकालीन सबसे प्रचलित सिक्का पन हुआ करता था और पन आपको चांदी का सिक्का हुआ करता था, चांदी का सिक्का। तो मौर्यकालीन सबसे प्रचलित सिक्का कौन था? पन था। और पन क्या सिक्का? पन चांदी का सिक्का था। अब आइए देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य काल का जो शासन काल था 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व। तो इसी के बीच आपको पहला शासक हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल है 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व। तो देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक साम्राज्य निर्माता शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य एक साम्राज्य निर्माता शासक था और चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम बंगाल, दक्कन का क्षेत्र, यानी दक्कन के अंतर्गत महाराष्ट्र और कर्नाटक का क्षेत्र आता है, मालवा, राजस्थान और गुजरात जैसे क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, जिस कारण इन्हें प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सर्वप्रथम बंगाल, दक्कन का इलाका, दक्कन के अंतर्गत महाराष्ट्र और कर्नाटक आता है, मालवा, राजस्थान और गुजरात जैसे क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में लाया। इसी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक भी कहा जाता है। तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुर्नानूर हमें यह जानकारी देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत का अभियान किया। तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुर्नानूर हमें यह जानकारी देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत का अभियान किया। क्वेश्चन पूछेगा कि अहनानूर और मुर्नानूर क्या है? तो यह तमिल ग्रंथ है और इससे हमें यह जानकारी प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत का अभियान किया था। और महास्थान अभिलेख हमें यह जानकारी देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। तो कौन अभिलेख हमें यह जानकारी देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया? तो महास्थान अभिलेख। महास्थान अभिलेख हमें यह जानकारी देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। तत्पश्चात सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना यानी कॉर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाया और काबुल, कंधार, हेरात और मकरान का क्षेत्र भी चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था, इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई बल्कि सेल्यूकस निकेटर की हार हुई। और सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध हारने के पश्चात अपनी पुत्री हेलेना या कॉर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाया और चंद्रगुप्त मौर्य को उपहार स्वरूप काबुल, कंधार, हेरात और मकरान का क्षेत्र दिया। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान का क्षेत्र दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को ये सब क्षेत्र दिया और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी
सेल्यूकस निकेटर को दिया, और सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत बनकर मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी किसको दिया? सेल्यूकस निकेटर को दिया, और सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत बनकर मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य की 3 पत्नियां थी, दूरधरा, चंद्रनंदिनी और हेलेना। चंद्रगुप्त मौर्य की 3 पत्नी थी, दूरधरा, चंद्रनंदिनी और हेलेना। दूरधरा, चंद्रनंदिनी और हेलेना। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत के अंतर्गत सौराष्ट्र में यानी गुजरात में अपने गवर्नर पुष्यगुप्त की मदद से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और यह सौराष्ट्र में यानी गुजरात में अपने गवर्नर पुष्यगुप्त की मदद से, चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में अपने गवर्नर पुष्यगुप्त की मदद से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गुजरात में। और 298 ईसा पूर्व आते आते राजकाज से चंद्रगुप्त मौर्य का मोह भंग हो गया, जिस कारण उन्होंने अपना उत्तराधिकारी, अपना गद्दी, अपना पुत्र बिंदुसार के नाम कर दी। इस बात की जानकारी में जैन ग्रंथ राजावली प्रदान करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से जैन ग्रंथ हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गद्दी अपने पुत्र बिंदुसार को दिया है? तो जैन ग्रंथ राजवल्ली। 298 ईसा पूर्व आते आते राजकाज से चंद्रगुप्त मौर्य का मोह भंग हो गया, जिस कारण उन्होंने अपना उत्तराधिकारी यानी अपना गद्दी अपने पुत्र बिंदुसार के नाम कर दिया। और इस बात की जानकारी हमें जैन ग्रंथ राजावली प्रदान करता है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय जैन धर्म को अपना लिया था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म को अपना? जैन धर्म को। इसकी जानकारी किससे मिलती है? परिशिष्ट पर्व से। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। चंद्रगुप्त मौर्य जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया। भूखे प्यासे रहकर इन्होंने अपने प्राण को त्याग किया, इसे कि संलेखना संतारा विधि कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण को त्याग किया, जिसे संलेखना या संतारा विधि कहा जाता है। अब आइए देखते हैं चाणक्य को कई नाम से जाना जाता है, जैसे विष्णुगुप्त, कौटिल्य इत्यादि के नाम से जाना जाता है। और चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। और चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र को 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में बांटा गया। चाणक्य की जो रचना अर्थशास्त्र है उसको 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में बांटा गया है। चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस नामक ग्रंथ से की जाती है। चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस नामक ग्रंथ से की जाती है। मैकियावेली यूरोप का एक बड़ा राजदूत और दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और चिंतक था। मैकियावेली यूरोप का एक बहुत बड़ा दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और चिंतक था। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के शासन चलाने को लेकर सप्तांग सिद्धांत दिया। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में राज्य में शासन चलाने को लेकर सप्तांग सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य में शासन चलाने को लेकर 7 चीज़ों का होना आवश्यक है। इसमें राज्य का 7वां एवं अंतिम अंग मित्र को माना है। 7 अंग राज्य, दूसरा राजा, अमित यानी मंत्री, दुर्ग यानी किला, दंड विधि, कोष यानी खजाना, 7वां मित्र। चाणक्य का संबंध तक्षशिला विश्वविद्यालय से रहा है और उन्होंने अध्ययन और अध्यापन दोनों काम किया है। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय रहा है। तो मौर्य काल के समय शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय रहा है। चाणक्य ने कहा है कि
प्रजा के सुख में राजा का सुख और प्रजा के हित में राजा का हित समाहित रहता है। चाणक्य ने कहा है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख और प्रजा के हित में राजा का हित समाहित रहता है। चाणक्य ने कहा है, जब राजा दरबार में उपस्थित हो तो उसे प्रजा से प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए। चाणक्य ने कहा है, जब राजा दरबार में उपस्थित हो तो उन्हें प्रजा से प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए। चाणक्य ने कहा है, जब राजा दरबार में उपस्थित हो तो उसे प्रजा से प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए। अगला मेगास्थनीज तथा अन्य यूनानी इतिहासकार पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहकर पुकारा। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा को क्या कहकर पुकारा है? पोलीब्रोथा। मेगास्थनीज तथा अन्य यूनानी इतिहासकार ने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहकर पुकारा है। मेगास्थनीज कहा करते थे कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। मेगास्थनीज कहा करते थे कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभक्त किया है, जो निम्न है। आपको दार्शनिक, किसान, अहीर, सैनिक, कारीगर, निरक्षर, सभासद। दार्शनिक, किसान, अहीर, सैनिक, कारीगर, निरक्षर, सभासद। मेगास्थनीज के अनुसार इन 7 वर्गों में सबसे अधिक संख्या किसानों का था। मेगास्थनीज के इन 7 वर्गों में सबसे अधिक संख्या किसानों की उपस्थिति थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक बना था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था 322 ईस्वी से लेकर 298 ईस्वी पूर्व और चंद्रगुप्त के बाद बना था बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व। तो आइए अब देखते हैं बिंदुसार को। बिंदुसार, इनका शासनकाल है 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व। बिंदुसार को इतिहास में योग पिता का अयोग्य पुत्र और योग पुत्र का अयोग्य पिता कहा जाता है। और बिंदुसार के पिता जो थे ना, वह चंद्रगुप्त मौर्य थे, वह योग्य थे। और बिंदुसार के जो पुत्र थे वह आपको अशोक थे, वह भी योग्य थे। इसी वजह से बिंदुसार को योग्य पिता का अयोग्य पुत्र और योग्य पुत्र का अयोग्य पिता कहा जाता है। और बिंदुसार का जन्म 320 ईसा पूर्व में हुआ था। और बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा थी और ये आजीवक संप्रदाय को मानते थे। इस संप्रदाय का एक महान संत पिंगलवत्स बिंदुसार के दरबार में रहते थे। आजीवक संप्रदाय के एक महान संत पिंगलवत्स बिंदुसार के दरबार में रहा करते थे। बिंदुसार को अमित्र घात यानी शत्रु विनाशक कहा जाता है। बिंदुसार को अमित्र घात यानी शत्रु विनाशक कहा जाता है। बिंदुसार को अमित्र घात यानी शत्रु विनाशक कहा जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन तथा वायु पुराण में भद्रसार या वारिसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन तथा वायु पुराण में भद्रसार और वारिसार कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसे दबाने के लिए बिंदुसार ने सर्वप्रथम अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजा और सुसीम विद्रोह को नहीं दबा सका। फिर अशोक को भेजा और अशोक ने विद्रोह को दबा दिया। इसी घटना ने यह निश्चय कर दिया कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बनेगा। अशोक शासक बनने से पूर्व उज्जैन का गवर्नर था। क्वेश्चन पूछता है कि अशोक शासन बनने से पूर्व कहाँ का गवर्नर था? तो अशोक शासक बनने से पूर्व उज्जैन का गवर्नर था। बिंदुसार ने अपने समकालीन पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्रीवत संबंध स्थापित किया। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा, अंगूरी यहाँ छूट गया है, सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक भेजने को कहा। लेकिन एंटियोकस फर्स्ट ने सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा तो भेज दिया, लेकिन दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया, क्योंकि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक भेजना उचित नहीं माना जाता था। बिंदुसार अपने समकालीन पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्रीवत संबंध स्थापित किया था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से सूखी
और अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक भेजने को कहा, लेकिन एंटियोकस फर्स्ट ने सूखी अंजीरा और अंगूरी सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा को भेज दिया, लेकिन दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया, क्योंकि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक भेजना उचित नहीं माना जाता था। और सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट ने अपना राजदूत बनाकर डायमेकेस को सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट ने अपना राजदूत बनाकर डायमेकेस को अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस को माना जाता है। और सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट ने अपना राजदूत बनाकर डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था, और डायमेकस को आपको मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। मिस्र के शासक टालोमी तृतीय फिलाडेल्फस ने मिस्र के शासक टालेमी तृतीय फिलाडेल्फस ने अपना राजदूत बनाकर डायनोसिस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और डायनोसिस भी बिंदुसार के दरबार में आया था। या मिस्र के शासक टालेमी तृतीय फिलाडेल्फस फर्स्ट ने अपना राजदूत बनाकर डायनोसिस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो यह मौर्य साम्राज्य का पार्ट 1 हुआ। अब पार्ट 2 जल्द लेके आएंगे। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और आपको इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।